जिन्हें बहाने खोजने होते हैं उन्हें बहाने मिल जाते हैं और जिन्हें सफलता खोजनी होती है उन्हें सफलता मिल ही जाती है। Hi guys, a very warm welcome to Study IAS. This is Tanvi Sharma and I welcome you all to our UPSC Prelims Enrichment Course 2020 जहां पर हम कवर कर रहे हैं जितने भी important current affairs हैं from June 2019 to April 2020. This is our lecture number 8 और सारे जितने भी lectures हैं वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, उनको देखिएगा ज़रूर। स्टार्ट करने से पहले इफ़ यू आर प्लानिंग टू मूव ऑन टू अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, आप यूज कर सकते हैं हमारा डिस्काउंट कोड दैट इज स्टडी IAS टू अवेल एक्स्ट्रा डिस्काउंट। इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी क्वारी, आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जीमेल इन सब के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड वी वुड बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू। स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर के साथ। हमारा सबसे पहला टॉपिक है द एंटी हाईजैकिंग एक्ट। देखिए, अहमदाबाद के एक इंसान को मिली एक सजा कि पूरी जिंदगी उन्हें अपनी जेल में गुजारनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने काम ही कुछ ऐसा किया था। वो जेट एयरवेज मुंबई दिल्ली फ्लाइट में थे और उन्होंने कोशिश करी एक फेक हाईजैकिंग क्रिएट करने की। इसकी वजह से क्या हुआ, लोगों के अंदर डर पैदा हुआ और एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन क्रिएट हो गई। ये एक पहले इंसान बने जिनको नेशनल नो फ्लाई लिस्ट के अंदर डाल दिया गया। ऑल्सो एंटी हाईजैकिंग एक्ट के तहत पहले इंसान जिनको पनिशमेंट मिली ये ही हैं। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से कि एंटी हाईजैकिंग एक्ट है क्या। देखिए, एंटी हाईजैकिंग एक्ट 2016 ने रिप्लेस किया एंटी हाईजैकिंग एक्ट 1982 को and it aims to enforce the Hague Hijacking Convention, also 2010 बीजिंग प्रोटोकॉल। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि ये दोनों थे क्या। सबसे पहले हेग हाईजैकिंग कन्वेंशन या फिर कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल सीजर ऑफ एयरक्राफ्ट। ये एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है जो कि जिसमें अंदर जितने भी स्टेट्स हैं उन्होंने एग्री किया कि दे विल प्रोहिबिट एंड पनिश द एयरक्राफ्ट हाईजैकिंग। ये अप्लाई नहीं होता है कस्टम, लॉ एनफोर्समेंट और मिलिट्री एयरक्राफ्ट पर, ये एक्सक्लूसिवली सिविलियन एयरक्राफ्ट पर ही अप्लाई होता है। ओके, the convention only addresses the situation in which an aircraft takes off or land in a place different from its country of registration। अगर वहाँ पे कोई हाईजैकिंग की क्रिएशन होती है या कोई भी कोशिश करता है तो उनको पनिशमेंट मिलेगी। Now जी सेकेंड इज 2010 बीजिंग प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल में ये था कि अगर कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी होती है हाईजैकिंग के थ्रू, ओके, तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है। यहाँ पे पार्टीज ने रेटिफाई किया इस कन्वेंशन को एंड एग्री किया कि दे विल क्रिमिनलाइज ऑल ऑफ दीज एक्ट्स। ऑल्सो जितने भी वेपन्स हैं वो अलाउड नहीं होंगे। इलीगल ट्रांसपोर्ट ऑफ बायोलॉजिकल, केमिकल एंड न्यूक्लियर वेपन भी एक क्रिमिनल ऑफेंस में आते हैं। ठीक है, ये सब ये दो चीजें हैं जिनको एंटी हाईजैकिंग 2016 एक्ट एनफोर्स करने की कोशिश करता है। ओके, तो यहाँ पर इंसान को सज़ा मिली है, उन्हें 5 करोड़ का भी जुर्माना हुआ है और न्यू एक्ट अप्लाइज इवन इफ द ऑफेंस इज कमिटेड आउटसाइड इंडिया। अगर वो आउटसाइड इंडिया हो रहा है तब भी ये एक्ट अप्लाई होगा। या फिर एयरक्राफ्ट जो है वो रजिस्टर्ड है इंडिया में या लीज्ड है टू इंडियंस और ऑफेंडर इज इंडियन या इंडियन नहीं भी हो पर स्टेटलेस है और इंडिया में रह रहा है। ठीक है, ऑल्सो ऑफेंस इज कमिटेड अगेंस्ट इंडियंस। अगर इंडियंस के खिलाफ कोई ऑफेंस हो रहा है तो ये एक्ट अप्लाई होगा। ओल्ड एक्ट के तहत एक एयरक्राफ्ट को इन सर्विस जब भी माना जाता था जब उसकी जो डोर्स हैं वो शट हो गए हैं एंड द टाइम एवरी पैसेंजर हैज एम्बार्क्ड। बेसिकली जो क्रूशल टाइम होता है जिसमें जो प्लेन है वो इन्वोक आ जाता है। बट अभी न्यू एक्ट के हिसाब से एन एयरक्राफ्ट शैल बी कंसिडर्ड टू बी इन सर्विस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ प्री फ्लाइट प्रिपरेशन। जो प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है ना 1-1.5 घंटे पहले की, एयरक्राफ्ट के क्रू मेंबर्स इधर उधर देख रहे हैं कि हर चीज़ है कि नहीं, उनके पास फ्यूल है कि नहीं, जब से ऑन अल्टिल 24 आवर्स आफ्टर द लैंडिंग उसको इन सर्विस माना जाएगा। और अगर इस दौरान कोई भी हाईजैकिंग की एक्टिविटीज होती है तो इट विल बी कंसिडर्ड अनलॉफुल। ओके, whoever unlawfully and intentionally seizes or exercise control of an aircraft in service by force or threat thereof or by coercion or by any other form of intimidation or by
any technological means commit the offense of hijacking। ये सेक्शन 3 क्लॉज 1 ऑफ एंटी हाईजैकिंग एक्ट 2016 में लिखा गया है और ऐसे डिफाइन किया गया है कि हाईजैकिंग हम किस क्राइटेरिया को मानेंगे। अगर कोई भी थ्रेट हो रहा है लोगों को, ओके, टेक्नोलॉजिकल मीन्स से या किसी भी थ्रू, उसको एक पनिशमेंट मिलेगी। ओके, ये है द एक्ट एम्स टू पनिश नॉट ओनली एन एक्चुअल एक्ट ऑफ हाईजैकिंग, बट अगर आप फॉल्स थ्रेट भी देते हैं तो वो भी एक गुनाह है। टेक्नोलॉजिकल थ्रेट भी नहीं देना है। अब पनिशमेंट क्या है? इफ हाईजैकिंग लीड्स टू डेथ ऑफ अ पैसेंजर, अगर किसी इंसान की डेथ हो जाती है उस पैसेज ऑफ टाइम में, तो क्या होगा? जो इंसान है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर दिस एक्ट, उसको डेथ सेंटेंस मिलेगा। बट अगर ऐसा नहीं है, बट फिर भी एक बहुत डेंजरस सिचुएशन क्रिएट कर दी है उन्होंने, तो उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है, जो कि अहमदाबाद के इंसान को मिली है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंटरनेट ट्रेंड्स रिपोर्ट 2019। मैरी मीकर्स ग्लोबल टेक्नोलॉजी फर्म ने निकाला है एक एनुअल रिपोर्ट, इंटरनेट ट्रेंड्स 2019। इसमें क्या है? इंडिया को रख दिया है चाइना के साइड में और बताया है कि हमारे पास अच्छे खासे इंटरनेट यूजर बेस है। टॉप 3 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट यूजर बेस है। सबसे ऊपर है चाइना। चाइना की तो पॉपुलेशन ही इतनी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली। फिर आता है इंडिया 12% एंड फिर आता है यूएसए 8%। अब ये जो हमारी जो ग्रोथ है वो देखी गई है कि ज़्यादातर रिलायंस जियो ऑपरेटर की वजह से है। हमारे इंडिया में इतने सारे जियो यूजर्स हैं। उसके बाद क्या हुआ है? एक डबल देखने को मिला है in the amount of people having internet services. More than 50% of world's population has access to internet. 50% से ज़्यादा जो आबादी है उनके पास इंटरनेट की सुविधा है। 53% of world's internet users are located in Asia Pacific region. 53% तो एशिया पैसिफिक रीजन में ही है और 59% एवरीडे ट्रांजैक्शन होती हैं डिजिटल पेमेंट्स के रूप में या डिजिटल मीडियम के थ्रू। हमारी इंडिया भी कोशिश कर रही है कि हम डिजिटल इंडिया को सपोर्ट करें, हम भी एक डिजिटलाइजेशन की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। 55% ऑफ इंटरनेट यूजर्स लिव इन कंट्री वेयर पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस कंटेंट इज सेंसर्ड और ब्लॉक्ड। ठीक है, जितने भी ये प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं उनको सेंसर कर दिया जाता है या उनको ब्लॉक कर दिया जाता है। फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर कंटिन्यू टू बी बिगर सोर्सेज ऑफ न्यूज़। बहुत सारे लोग अभी भी फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर इन सबको यूज़ करते हैं और जब से लॉकडाउन हुआ है उसके बाद से तो लोग और भी ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वरुणास्त्र, इंडिजीनियसली डेवलप्ड हैवी वेट टॉर्पीडो वरुणास्त्र इनटू आर्सेनल। देखिए, सबसे पहले तो समझिए कि टॉर्पीडो क्या है। टॉर्पीडो एक तरह का एक सिगार शेप्ड एक होता है मिसाइल, और जिसको हम सबमरीन्स के थ्रू, शिप के थ्रू या एयरप्लेन के थ्रू ऊपर से ड्रॉप कर सकते हैं और जहाँ पर भी हमें टारगेट है हमारा वहाँ पर हम एक्सप्लोजन कर सकते हैं। ठीक है, एक तरह से एक वेपन है ये जो इंडिया ने इंडिजीनियसली 95% इंडिया ने डेवलप किया है, तो हमारे लिए एक गर्व की बात है ये। दिस इंडक्शन विल पुट इंडिया इन अ ग्रुप ऑफ ओनली 8 कंट्रीज। हम 8 कंट्रीज की लाइन में आ जाएंगे जिनके पास कैपेबिलिटी है टू मैन्युफैक्चर हैवी वेट टॉर्पीडो। बहुत ही गर्व की बात है ये। अब ये एक शिप लॉन्च्ड एक वेपन है, इलेक्ट्रिकली प्रोपेल्ड अंडर वाटर वेपन है, इक्विप्ड विद वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड ऑटोमेटिक एंड रिमोट कंट्रोल गाइडेंस सिस्टम। इनके पास ऑटोमेटिक एंड रिमोट कंट्रोल गाइडेंस सिस्टम भी है, मतलब बहुत ज़्यादा मैनुअली हमें इनके ऊपर काम नहीं करना पड़ेगा। इफ़ वी हैव अ टारगेट तो हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, एंड इट कैन हिट स्टेल्थ सबमरीन्स अंडर वाटर भी ये सबमरीन्स के ऊपर हमला कर सकती हैं। ओके, तो ये हमारे लिए बहुत ही बढ़िया बात है। नाउ द वेपन हैव बीन जॉइंटली डेवलप्ड बाय नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी रेवोल्यूटरी NTSL विशाखापट्टनम एंड भारत डायनेमिक्स लिमिटेड विच इज इन हैदराबाद। तो थोड़ा सा हम भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के बारे में देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइज है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर बनाया गया एंड इट इज लिस्ट इन हैदराबाद। ओके, इन द ईयर 1970 टू बी मैन्युफैक्चरिंग बेस फॉर गाइडेड मिसाइल्स एंड अलाइड डिफेंस इक्विपमेंट। ठीक है, बहुत सारी इंडिया को इन्होंने बेहतरीन गाइडेड मिसाइल्स एंड अलाइड डिफेंस इक्विपमेंट दिए हैं। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लॉरेंस कर्व एंड गिनी कोफिशिएंट। आपके इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है।
इट इज़ अ बेसिक कंसेप्ट, आपको बुक्स में मिल जाएगा, बट करंट अफेयर्स में हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ऑल्सो 2019 में इसका बहुत बारी यूज किया गया। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी इज रिप्रेजेंटेड बाय लॉरेंस कर्व। एंड अगर हमें डिग्री ऑफ इनकम इनइक्वालिटी देखनी है तो हम गिनी कोफिशिएंट के थ्रू उसको मेजर करते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये है लॉरेंस कर्व, यहाँ पे आती है इनकम, यहाँ पर है कितनी पॉपुलेशन है, ये है परफेक्ट लाइन ऑफ इक्वालिटी। ये जो आप ब्लू कलर में देख रहे हैं ना, इसको परफेक्ट लाइन ऑफ इक्वालिटी कहते हैं, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ इनकम इन दी कंट्री। बट लॉरेंस कर्व आप देख सकते हैं रेड वाला, इससे पता चलता है कि यहाँ पर कुछ इनइक्वालिटी है। ओके, द लॉरेंस कर्व अ ग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ डेवलप्ड बाय मार्क्स लॉरेंजिस, इसलिए इसका नाम लॉरेंस कर्व है। शोज द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम अर्न्ड बाय एनी गिवन परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, कि कितनी इनकम एक पॉपुलेशन के पास है। द लाइन एट द 45 डिग्री एंगल शोज परफेक्टली इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाली जो देख रहे हैं आप, ये okay, while the other line shows the actual distribution of income. The further away from the diagonal, the more unequal the size of distribution of income is. जितना ज़्यादा ये डेविएट करेगा इस डायगनल से, उतना ज़्यादा इनइक्वालिटी हमें देखने को मिलेगी। अब गिनी कोफिशिएंट हम कैसे देखते हैं? सपोज ये हमारा एक हमने बना दिया है, ये है हमारा लॉरेंस कर्व। ओके, यहाँ पर इनकम है, यहाँ पर पॉपुलेशन है। लाइन ऑफ इक्वालिटी कुछ ऐसी होनी चाहिए, बट हमें क्या देखने को मिल रहा है? कुछ ऐसा। ओके, हमें कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। ये जो डार्कन लाइन है, ये इसको हम प्रिज्यूम कर रहे हैं। ओके, ऐसा कुछ है। तो हम गिनी कोफिशिएंट को कैसे देखते हैं? सपोज इस डायगोनल और इसके बीच में इस एरिया को हम ए लेते हैं। ओके, एंड ये जो नीचे का एरिया है इसको हम बी लेते हैं, तो गिनी कोफिशिएंट विल बी दिस एरिया ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। इसके थ्रू हम निकाल सकते हैं कि कितना डिग्री ऑफ इनइक्वालिटी है एक कंट्री के अंदर। द गिनी कोफिशिएंट कैन वेरी फ्रॉम 0, परफेक्ट इक्वालिटी के लिए हम 0 यूज करते हैं, एंड परफेक्ट इनइक्वालिटी यानी 1 के आसपास। ओके, तो द गिनी कोफिशिएंट ऑफ 0 मीन्स दैट एवरीवन हैव द सेम इनकम, सबके पास सेम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, while coefficient of 1 represent a single individual receiving all the income। मतलब अगर 1 है तो मतलब एक पर्टिकुलर कम पॉपुलेशन के पास ही सारी इनकम है। ये हमें हमारे देश में देखने को मिला कि ऑलमोस्ट 10% ऑफ द पॉपुलेशन के पास ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ द इनकम, तो मतलब हमारे देश में इनइक्वालिटी भी उसी हिसाब से ज़्यादा है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज शीथ ब्लाइंड डिजीज। राइस रिलेटेड ये एक डिजीज है, दैट इज अ फंगल डिजीज कॉज्ड बाय राइजोक्टोनिया सोलानी। इसमें क्या होता है, जो लीव्स होती हैं वो ड्राई आउट हो जाती हैं, ऑल्सो दे डाई मोर रैपिडली, यंग टाइलर्स कैन ऑल्सो बी डिस्ट्रॉयड, और जो प्लांट होता है बेसिकली उनके ऊपर एक अलग से स्पॉट्स आने लग जाते हैं, इरेगुलर ब्रैकिश ब्राउन और पर्पल ब्राउन स्पॉट्स दिख जाएंगे आपको। धीरे धीरे जो पत्तियां हैं वो सड़ने लग जाती हैं और पूरा प्लांट डिस्ट्रॉय हो जाता है। ओके, नाउ वेयर एंड व्हाई इट अकर्स? शीथ ब्लाइंड अकर्स इन एरियाज विद हाई टेम्परेचर, जहाँ पे हाई टेम्परेचर हो, 28 to 32 डिग्री सेल्सियस हो, हाई लेवल ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया गया हो, एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ क्रॉप कैनोपी फ्रॉम 85 to 100%। जहाँ पर ये सब चीज़ें देखी जाएंगी वहाँ पर ये डिजीज ज़्यादातर कॉज होती है। प्लांट्स आर मोर वल्नरेबल टू शीथ ब्लाइंड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, क्योंकि उस समय पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं टू हैव दिस पर्टिकुलर डिजीज। हाई सीडिंग रेट और क्लोज प्लांट स्पेसिंग, डेंस कैनोपी, द डिजीज इन द सॉइल, sclerotia or infection bodies floating on water and growing of high yielding improved varieties also favor the disease development। अगर ये सब चीज़ें होती हैं कि पहले से ही कोई डिजीज़ है एक पर्टिकुलर प्लांट को, स्क्लेरोशिया है, या इन्फेक्टेड बॉडीज फ्लोट कर रही हैं वाटर में क्योंकि ह्यूमिडिटी लेवल ज़्यादा की ज़रूरत रहती है, तो ये सब एक फेवरेबल कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए। आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि पिंक
बुलवॉर्म डिजीज किसको होती है? ओके, बहुत ज्यादा थी ये न्यूज में इन 2019, तो आप मुझे नीचे लिख के बताएंगे कि ये किस प्लांट को बेसिकली होती है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एशिया मीडिया समिट। 16th Asia Media Summit 2019 organized हुई in Cambodia to deliberate an issue pertaining to media and broadcasting industry. इसका मेन टॉपिक था कि मीडिया डिजिटलाइजेशन फोकसिंग ऑन डेवलपिंग मार्केट्स, and it was organized by Cambodian Ministry of Information in collaboration with AIBD, that is Asia Pacific Institute for Broadcasting Development. इस समिट में इन्होंने बात करी कि कैसे हम लोगों के अंदर एक अवेयरनेस ला सकते हैं, ऑल्सो एंटी साइबर क्राइम्स, फेक न्यूज़, इन सबको हम कोशिश कर सकते हैं कि हम इनको अवॉइड करें। ओके, और ऑल्सो जो हमारा मीडिया प्रोफेशन है उसको और भी ज़्यादा इन्हेंस कर सके। ये एक समिट है जो कि एक एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है ऑर्गेनाइज्ड बाय AIBD, Asia Pacific Institute for Broadcasting Development, in collaboration with the various partners, and इसमें बहुत सारे मीडिया प्रोफेशनल, स्कॉलर्स, स्टेक होल्डर पार्ट लेते हैं फ्रॉम एशिया, पैसिफिक, अफ्रीका, यूरोप, मिडल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका, इन सब रीजन से। ओके, एंड ये यूनिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है ब्रॉडकास्टर्स को इन द रीजन टू शेयर देयर थॉट्स ऑन ब्रॉडकास्टिंग एंड इन्फॉर्मेशन, जिससे हमारी जो मीडिया है वो और भी ज़्यादा डेवलप हो सके और भी ज़्यादा अवेयर हो सके। अब थोड़ा सा एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के बारे में देख लेते हैं। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1977 अंडर यूनेस्को। AIBD एक यूनिक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत सारी कंट्रीज, यूनाइटेड नेशन, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक की जितनी भी कंट्रीज होती हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डेवलपमेंट के ऊपर वर्क करती हैं। इसका सेक्रेटेरिएट है कुआलालंपुर, मलेशिया के अंदर। ऑब्जेक्टिव है इसके कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन्वायरमेंट है उसको और भी ज़्यादा बेहतर बनाया जाए इन एशिया पैसिफिक रीजन थ्रू पॉलिसी एंड रिसोर्स डेवलपमेंट। फाउंडिंग मेंबर्स हैं ITU, UNDP, यूनेस्को, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन। ओके, ये सब कुछ चीज़ें हैं। तो ये कुछ एक समिट के बारे में था। ऑल्सो AIBD जो कि एक इम्पॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में था। Operation Sunrise 2 is a coordinated operation by armies of India and Myanmar. 3-week long operation रहा ये in the respective border area, targeting several militant groups operating in Manipur, Nagaland and Assam. ऑपरेशन सनराइज 2 से पहले हुआ था ऑपरेशन सनराइज जो कि एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज थी, ड्यूरिंग विच इंडियन आर्मी टारगेटेड मेंबर्स ऑफ आराकान आर्मी जो कि एक इंसर्जेंट ग्रुप था इन म्यांमार हु वर अपोजिंग द कलादान मल्टी मोडल ट्रांजिट transport project. The project is viewed as India's gateway to Southeast Asia. ओके, इन ऑपरेशन सनराइज 2 आर्मीज ने एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट किया, डिफरेंट मिलिटेंट जो ग्रुप फॉर्म हो जाते हैं उनके खिलाफ। म्यांमार इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट नेबर है एंड ये शेयर करता है 1640 किलोमीटर का बॉर्डर विद इंडिया एंड डिफरेंट नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। ओके, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम बॉर्डर सिक्योरिटी पर ध्यान दें क्योंकि डिफरेंट मिलिटेंट ग्रुप्स यहाँ आ जाते हैं और वो देश के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक एक्सरसाइज थी जिसके थ्रू हम उन पर नजर रख सके। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई रियली होप यू एंजॉयड इट। ऐसे ही आप ये लेक्चर सीरीज को देखते रहिए और UPSC की प्रिपरेशन में इनकी हेल्प लेते रहिए। दिस वाज ऑल फॉर इट। थैंक यू वेरी मच।